बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तीनवास फिज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे ई कैट लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो अभी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ई कैट का फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आप दोनों लेक्चर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ न्यू लेक्चर्स मिलते रहें। तो चलें चलते हैं। चूँकि ये फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बना है और हर साल में ऐसे ही होता है कि सबसे मुश्किल जो टेस्ट बन के आता है वो ई कैट में या एम कैट में वो इसका ही होता है, फ़िज़िक्स का ही होता है। तो इस पे हम फुल कमांड करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उन तक भी ये वीडियो शेयर्स करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और चलते हैं हम। आज का टॉपिक है टोटल अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी में बेटा एक बात याद रखें कि हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे आएगी। तो ये आज का टॉपिक है टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। तो फर्स्ट मैंने जो हेडिंग बनाई वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। x1 वैल्यू ये, x2 ये है और इनको हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करें या प्लस करें, हमने इधर माइनस कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6213 आ गया। अब इसके साथ हमने लगानी है अनसर्टेनिटी, तो दोनों वैल्यू की 0.1 है। तो अब फाइनल में क्या आएगी, हम इनको ऐड कर लेंगे। अभी हम कह रहे हैं ऐड करेंगे, 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगी, लिख देंगे। अब प्लस माइनस का मतलब है कि इतनी बढ़ सकती है अनसर्टेनिटी और इतनी माइनस भी हो सकती है। प्लस माइनस लगा दिया, ये फाइनल रिजल्ट में आ गई। हमने इधर किया था ये माइनस, प्लस करते तो भी 0.2 ही आएगी अनसर्टेनिटी। चले हम चलते हैं अब सेकंड रूल की तरफ। फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही हो तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी ये हम देखना चाहते हैं। तो देखें, एक बात याद रखनी है, रूल के मुताबिक हर काम करना है। जो आपने एक बात एक दफ़ा पढ़ लिया है उससे बाहर नहीं होना, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने आंसर देखना होता है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पिछली में क्या कहा था, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड कर रहे थे या लीस्ट काउंट ऐड कर रहे थे। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऐड अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे हम ऐड करेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड परसेंट अनसर्टेनिटी। तो फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो माजलेट कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अनसर्टेनिटी मैथ्स में 2% है और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड में भी 2% है। हमने काइनेटिक एनर्जी में निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए देखेंगे तो एवरेज जो हमारे पास जो इसका रूल है वो यूँ होगा कि इसमें एक तो अब देखें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। अब दूसरा रूल, इसमें पावर फैक्टर भी लगेगा। पावर फैक्टर वाला इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे पावर भी आ रही है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में। पावर फैक्टर का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, टोटल अनसर्टेनिटी इक्वल होती है पावर को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। ठीक है, तो पावर कितनी है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv², इसके 2 पावर है। और स्पीड में कितनी दी हुई है, स्पीड जो है, स्पीड में पावर कितनी दी हुई है, 2। तो स्पीड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है और पावर कितनी है स्पीड की, 2। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से पावर फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमने दोनों रूल को हमने देख लिया। अगर सिर्फ ये दिया हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो उस केस में क्या करेंगे, हम जस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये पावर भी साथ आ गई है, m और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर भी साथ आ गई है, इसका मतलब है पावर फैक्टर का रूल भी लगेगा। अब मैं इसकी बनाता हूँ कैसे बनेगी। मास की कितनी बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, प्लस स्पीड की कितनी बन रही है, अब स्पीड के साथ पावर भी आ रही है और ये हमने अभी फाइंड कर ली। स्पीड के साथ पावर आ रही है, पावर फैक्टर लगा के कितनी आ गई, 4%। तो इधर साथ लिख देंगे +4%। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 8
2 और 4, 6% इसका हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक हो गई। तो ये हमने दोनों रूल देख लिए। अब एवरेज के देख लें। एवरेज वैल्यू में हो तो क्या होता है, एवरेज वैल्यू में हो तो आपने क्या होता है, फर्स्ट ऑफ एवरेज फाइंड करना होता है, फिर डेविएशन फाइंड करना होता है, फिर मीन डेविएशन फाइंड करना होता है। अब अब इसमें देखें, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये 2 वैल्यू हैं 1 एंड 2। अब इसका हम फर्स्ट डेविएशन एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, 2 वैल्यू तो 2 पे डिवाइड कर दें, 3 होती तो 3 पे डिवाइड कर देना था। अब एवरेज फाइंड किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया 0.01। अब डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, डेविएशन मीन डिफरेंस लेना है हमने। डिफरेंस कैसे लिया, हर वैल्यू को इस एवरेज में माइनस कर दिया, फाइंड डेविएशन। तो हमने ये वैल्यू है हमारे पास और इसको एवरेज में माइनस किया, ये वैल्यू इसको एवरेज में माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब ये ग्रेटर लेस माइनस ग्रेटर तो आंसर माइनस में आना था, इसमें माइनस नहीं लगाना, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव में आना था, नेगेटिव नहीं लगाना इधर। अब ये आ गया हमारे पास आंसर ये दोनों। अब मीन डेविएशन मतलब जो डेविएशन आया है, डिफरेंस आया है, उसका क्या करें, डेविएशन दोबारा मीन ले लें। अब मीन लिया तो ये हमारे पास ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिए, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में आ गई। ठीक हो गया, ये हमने एवरेज भी देख लिया। अब टाइमिंग फैक्टर के लिए आ जाए। टाइमिंग फैक्टर के लिए ये फार्मूला होता है कि हमने क्या करना होता है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट को हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो सपोज कर लें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, वाइब्रेशन 30 है, तो हमने फाइंड करना है तो कितना आएगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और वाइब्रेशन 30 डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 0.0033 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे फिर आपने याद रखना है कि टाइमिंग फैक्टर में अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट एक जैसे नहीं होते। पिछले हम पहले जो हम बात करते रहे हैं उसमें हम कहते रहे हैं लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी होती है किसी भी डिवाइस में, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट समथिंग एल्स एंड अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट एक जैसे नहीं होते। जैसे कि आपने ये देख लिया, ये लीस्ट काउंट ओवर वाइब्रेशन आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमने टाइमिंग फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 का है, वो है डिमेंशंस एनालिसिस। और डिमेंशन एनालिसिस में आपने याद रखना है, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक में आपको जो पहला पड़ता है, देखने को पड़ता है मास की डिमेंशन, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट की डिमेंशन देखने हैं। करंट की डिमेंशन को कैपिटल ए से लिखते हैं, टाइम की डिमेंशन को कैपिटल टी से लिखते हैं, और टेम्परेचर की डिमेंशन को कैपिटल के से लिखते हैं, और टाइम की डिमेंशन को कैपिटल टी से, लेंथ को कैपिटल एल से, मैथ को कैपिटल एम से लिखते हैं। ये इनकी डिमेंशंस होती हैं। अच्छा, तो डिमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब बताना कौन सी करेक्ट है ऑप्शन में। 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स कैन हैव सेम डिमेंशन। क्या डिफरेंट क्वांटिटी हो तो उनकी सेम डिमेंशन हो सकती हैं। अच्छा, इसका पहले मैं कंसेप्ट बताता चलूँ डिमेंशन का। वो ये है कि जब भी डिमेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हमने बेस यूनिट्स की बात करनी होती है या बेस क्वांटिटी की बात करनी होती है। तो हम इधर बेस यूनिट्स की बात कर लेते हैं। डिमेंशन बतानी है मास की, तो इसका मतलब मैथ के यूनिट से रिलेट कर रहा है, ये यूनिट के बारे में बता रही है डिमेंशन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये 4 आपको याद हो, बड़ी सिंपल सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एंट्री टेस्ट का ये MCQs है, इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। तो पहले देखें, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स कैन हैव सेम डिमेंशन। कहते हैं अगर डिफरेंट यूनिट्स हों तो उनकी डिमेंशन सेम हो सकती है, तो आंसर है यस, हो सकती है। जैसे कि आप देख लें, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, वर्क का जूल होता है, टार्क का न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे देखें न्यूटन को अगर ये बेस यूनिट्स में चेंज करें तो ये आ जाएगा। इधर न्यूटन मीटर को भी ये वही जॉल न्यूटन मीटर के इक्वल है, इसको भी एक बेस में चेंज किया, तो ये दोनों बेस यूनिट तो सेम हो गए। जब बेस यूनिट सेम होंगे तो इनकी डिमेंशंस भी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। किलोग्राम को M से, मीटर को L से पावर वही रहेगी, सेकंड को T से पावर वही रहेगी, तो दोनों की जो डिमेंशन सेम आ गई, यूनिट डिफरेंट है। अब यूनिट कैसे डिफरेंट है, वर्क का यूनिट जूल होता है और टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। आगे जूल न्यूटन मीटर की इक्वल होता है, लेकिन हम ऐसे ही यूनिट्स में वर्क को जूल कंसिडर करते हैं और टार्क के यूनिट को हम न्यूटन मीटर कहते हैं, लेकिन बेस्ड में दोनों सेम है, तो इसलिए डिमेंशन सेम। यूनिट इनके देखें ये डिफरेंट है, लेकिन इनके बेस यूनिट सेम है और तो इनकी डिमेंशन भी सेम है। हम कहेंगे इनके यूनिट डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी जो डिमेंशन है
वो सेम होती हैं, वर्क और टास्क की। तो पहली ऑप्शन फिर करेक्ट हुई। तो दूसरी देख लेते हैं, डिमेंशनली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में बी इनकंसिस्टेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट अच्छा ये बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ये है डिमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट। कोई ऐसी क्वांटिटी डिमेंशनलेस है उसका यूनिट हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जिसकी यूनिट हो उसकी डिमेंशन ना हो, या जिसकी डिमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो। जैसे कि ये फिज़िक्स में हमने दो ही क्वांटिटी पढ़ी हुई हैं, एक हमने देखी हुई है, जैसे ये मैंने इधर एग्जांपल दी हुई है, एक हमने देखी हुई रेडियन और एक स्टीरेडियन है। अगर रेडियन स्टीरेडियन की अगर मैं बात कर लूँ, इधर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, रेडियन S/R ये फार्मूला होता है एंगल का। अब देखें इसका यूनिट तो होता है रेडियन, एंगल का ऐसे यूनिट, ठीक है। और इधर के रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, मीटर के, ये S डिस्टेंस, R भी डिस्टेंस, यूनिट रेडियस ये भी डिस्टेंस, ये दोनों का यूनिट मीटर मीटर कैंसिल, तो 1 आ गया। तो रेडियन यूनिट है, अगर रेडियन किसी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसकी डिमेंशन फिर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो हम क्या लिख लेते हैं, MLT पावर 0 लिख लेते हैं। जब पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसलिए लिख सकते हैं डिमेंशन, लेकिन पावर 0 के साथ। हम इसको कहते हैं कि रेडियन की और स्टीरेडियन की डिमेंशंस नहीं होती। तो हम फिर कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डिमेंशन नहीं होती, तो हम कह सकते हैं यस, रेडियन का यूनिट एंगल, फिजिकल एंगल, रेडियन एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन और यूनिट उसका रेडियन है लेकिन उसकी डिमेंशन नहीं होती। ये हमने देख लिया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो तरह की हमने पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 हमने पढ़ी हुई है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन यूनिट होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्वांटिटी है जिसका यूनिट रेडियन होता है लेकिन उसकी डिमेंशन नहीं होती। फिर सॉलिड एंगल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन लेकिन इसकी डिमेंशन नहीं होती। तो दूसरी भी करेक्ट हुई, डिमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटी जो डिमेंशनलेस होती है लेकिन उसका यूनिट होता है। तीसरी पे देख लेते हैं, डिमेंशनली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में बी इनकंसिस्टेंट। ये भी करेक्ट है। ऐसी स्टेटमेंट जो कहते हैं कि डिमेंशन के लिहाज से तो करेक्ट हो लेकिन वो क्वेश्चन वाइज करेक्ट ना हो। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये देखें, ये डिमेंशनली करेक्ट है। डिमेंशनली करेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यूनिट सेम है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है डिमेंशनली करेक्ट है लेकिन ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कभी ये इज इक्वल टू 100 mc², ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि आपने पढ़ा हुआ इज इक्वल टू mc²। ये इज इक्वल टू mc² डिमेंशनली करेक्ट है और इक्वेशन वाइज भी करेक्ट है, राइट साइड के, लेकिन ये फैक्टर आ रहा है, ये बता रहा है ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, डिमेंशनली करेक्ट है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दी है, ये डिमेंशनली करेक्ट है लेकिन इक्वेशन इनकरेक्ट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसका फिर ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये हमने देख ली। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आप डायमेंशंस की प्रैक्टिस करें, आप इसको पढ़ें। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आप सीखेंगे। आपको मैंने बुक शेयर कर दी हुई है, लेक्चर नंबर 2 जो है इस ECAT का, उसकी कमेंट में जाके देखें। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर बुक चाहिए, तो मैंने वहाँ पर 2 बुक्स अपलोड कर दी हैं। तो आपका जो दिल करता है वो उसको आप मेहनत से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। एक बात याद रखें, आपकी कामयाबी का जो राज है वो सेल्फ स्टडी है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा वो इंशाल्लाह ताला अपने गोल के लिए कामयाब हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। नेक्स्ट हम फिर लेक्चर नंबर 4 हम करेंगे और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे और फिर हम इसकी पास्ट पेपर की MCQs भी करेंगे। इसके अलावा हम बुक की प्रैक्टिस वाली MCQs भी करेंगे। तो ये इस चैनल के साथ आप अटैच रहें, वीडियोस देखते रहें ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।